Hello everyone, welcome to all of you in संजय पांडे क्लासेस। आई एम सौम्या सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो हम लोगों ने संख्या पद्धति की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी आज हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं और सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल। शो करना है नंबर लाइन पर। देखिए सेकंड जो एक्सरसाइज है वो अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है, ठीक है। पहले में हमने परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर पढ़ा था। अभी जो सेकंड में क्वेश्चंस हैं वो किससे हैं? वो अपरिमेय संख्या से हैं, इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ रखा था, क्या ये बी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं और जैसे रूट वर्गमूल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है? अंडर रूट 2 को नंबर लाइन मीन्स संख्या रेखा पर शो करना है, निर्धारण करना है। अब देखिए अंडर रूट 2 हमने पाइथागोरन थ्योरम पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं ऐसे, तो जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम। हमें ज्ञात करना है अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 का मतलब ये कर्ण, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कर्ण। अब हम क्या करते हैं, अब ये अंडर रूट 2 कैसे आएगा? अगर हम आधार को 1 ले लें, आधार को हम 1 सेंटीमीटर ले लें और लंब को भी हम 1 सेंटीमीटर ले लें, तो हम कर्ण कैसे फाइंड करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह आधार स्क्वायर आपका आधार 1 है तो आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 हो जाएगा 2। हमें कर्ण ज्ञात करना है, क्या? कर्ण, स्क्वायर नहीं। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा, अगर हम कर्ण का इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ये अगर इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट लग गया, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आ गया अंडर रूट ऑफ 2। मतलब अगर अंडर रूट ऑफ 2 लाना है तो उसकी आधार को और उसके लंब को दोनों को 1 सेंटीमीटर हमें मानना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी डायग्राम को, इसी चित्र को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर हमें शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे। हम यहां पर एक रेखा बना लेते हैं, ये ऐसे। इसका जो मिड पॉइंट मध्य बिंदु हो गया वो हो गया O, ठीक है। अब हम 1 सेंटीमीटर पे एक स्केल की हेल्प से क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर पे 1, फिर इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। ऐसे मार्क कर लिया कॉपी में। इधर क्या करेंगे? ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। फिर हमें क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसको हम ले लेते हैं A, क्या ले लिया? ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया A, O हो गया। तो जो ये वाली लाइन है इसको हम मानते हैं ये क्या है? ये आधार है। ये क्या है? ये आधार है OA। अब आधार है और हमें पता था कि हमारा जो लंब है मीन्स परपेंडिकुलर वो भी 1 सेंटीमीटर, तो हम स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का ये भी बना लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का। इसको ये ले लिया हमने B। हमने क्या ले लिया? इसको B ले लिया। फिर हम क्या करते हैं कि
अब जैसे ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का है, हम इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला लिया। तो यही क्या हो गया, ये तो हो गया √2, ये हो गया, ये क्या हो गया, √2 हो गया। अब हम प्रकार मीन्स कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप लेंगे जो हम ऐसे लगाएंगे। तो यहां समथिंग आएगा, यहां समथिंग, ठीक है, ऐसे करके लगाया तो ये यहां पे समझो यहां पर कट हुआ, यहां पर कट हुआ ये। तो हमने इसको दिया मिला और इसका नाम हमने रख दिया P। क्या नाम रख दिया इसका, P। तो ये यहां से यहां पर कटा, इसका नाम हमने P रख दिया और यही क्या हो गया, यही हो गया √2, ये हो गया। अब √2 की वैल्यू जो आती है, जो √2 का जो मान होता है वो 1.414 ऐसे होता है, मतलब 1 और 2 के बीच में होता है। आपने यहां पर शो कर दिया कि ये है, देखो इसका मान 1-2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये था √2 का। अब इसी तरीके से इसी डायग्राम को बना रहने देते हैं, हम √3 का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमारा जो कर्ण है वो √3 आना चाहिए। √3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है, हमें कर्ण कितना लाना, √3 लाना है। ये अगर ऐसे है, मतलब अगर आधार को हम √2 ले लें और लंब को हम 1 ले लें, ठीक है, और यहां पर वैल्यू इसकी हम पुट करते हैं। जब हम वैल्यू यहां पर करेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर √ के अंदर, तो आधार है √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, √2 का हमने होल स्क्वायर किया तो ये 2 आया और ये प्लस 1 आया 3, मतलब जो हमारा कर्ण है वो √3। और हमारा जो कर्ण √3 आया वो कैसे आया, जब हमने आधार को √2 ले लिया और हम एक लंब बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। सेम वही है, यहां तक आपने सेम किया था। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 का हम कैसे करेंगे, हम एक लाइन, नंबर लाइन, संख्या रेखा बनाएंगे, उसमें हम नंबर 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके लिखेंगे। फिर हमने जो हमारा जो मध्य बिंदु था उसको हमने A लेट किया था, माना था, और जो दूसरा था वो हम 1 सेंटीमीटर के अंतर पे A लेंगे। OA को आधार माना 1 सेंटीमीटर और फिर उतना ही A से 1 सेंटीमीटर का हमने फिर एक लाइन खींची जिसका नाम हमने B दिया, वो हो गया लंब। फिर हमने O और B को मिलाया और वही हो गया √2। फिर हमने क्या किया, OB त्रिज्या का एक चाप लिया और O को केंद्र मानकर लाइन पर लगा दिया, यहां पे चाप लगा और ये आपका हो गया √2, ठीक। अब हमें अगर √3 का करना है तो इसी डायग्राम को बना रहने दीजिए। जो ये OB लाइन थी इसको हम मानते हैं आधार और ये हमारा √2 है। हम फिर क्या करते हैं, B से 1 सेंटीमीटर का लंब बनाते हैं BD। B से 1 सेंटीमीटर का हमने लंब बनाया BD और फिर क्या करते हैं, D और O को मिला देते हैं। O और D को हमने मिला दिया, ये ठीक है। जब ये D और O मिल गया तो यही जो OD होता है, OD जो है ये है आया आपका √3। क्या आया, √3। अब OD त्रिज्या का हमने एक चाप लिया, गोला प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का एक चाप लिया और इस चाप को यहीं कहीं लाइन पर हमने लगा दिया। और जब हमने लगाया तो ये समथिंग यहां आता है, ठीक, यहां आता है और इसी को हम Q दे देते हैं नाम और यही होता है √3। क्या नाम दे देते हैं, Q, और यही होता है √3। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, ठीक है, और √2 का जो मान होता है 1.414, ठीक। हमने देखा कि √3 का मान भी 1 और 2 के बीच में आता है, लेकिन वो 1.414 मतलब √2 के मान से ज्यादा होता है। तो हमारा जो चाप लगेगा वो √2 के बाद लगेगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में ही आएगा।
तो ये आपका शो हो गया अंडर रूट ऑफ 3। होप सो आपको ये समझ में आया हो, बट अगर आप कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 5 का ज्ञात कर सकते हैं, अंडर रूट 5 का ज्ञात करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, जैसे देते जाए आप, वैसे 2 का और मैक्सिमम बहुत ज्यादा 5 तक आता है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल हो गए, 2 ही एग्जाम्पल थे। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला प्रश्न है वो ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या थी कि अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। पहला कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा है, कारण यही है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट ऑफ m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमने पढ़ा ये एक संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में हम जो नंबर्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं, धनात्मक भी लेते हैं और ऋणात्मक भी लेते हैं। प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो पहले तो ये भी है कि प्राकृत संख्या होंगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसमें धनात्मक भी होती संख्या और ऋणात्मक भी होती है, तो प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकती। दूसरा ये है कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक संख्या होती है वो वर्गमूल m होती है। m मतलब m तो एक प्राकृत संख्या है, m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर m एक प्राकृत संख्या है तब पर भी यहां पर हर जगह पर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये तो ऋणात्मक है। ये क्या है, ये मतलब एक पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन अगर m एक पूर्णांक होता तो हम एक बार सोचते, लेकिन m प्राकृत संख्या बता रहा है और यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या के साथ साथ और भी संख्याएं हैं, तो इस तरह से ये असत्य। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं कि हर बिंदु पर जो संख्या है वो वर्गमूल में हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो संख्या बिना वर्गमूल के भी ऐसे भी हैं, और इसमें बोला गया है कि अंडर रूट m मतलब वर्गमूल में होनी चाहिए। तो ये हो गया असत्य कथन, और कारण यही है कि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं और जरूरी नहीं कि प्रत्येक संख्या वर्गमूल में ही हो। तो आपका दूसरा कथन और कारण सहित इसका भी स्पष्टीकरण हो गया। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप बताइए, वास्तविक संख्या हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक, अगर कथन पहला रहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती, किंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होती, क्योंकि वास्तविक में दोनों आते हैं। तो जो तीसरा कथन है वो आपका असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही, चलिए हम सभी धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 9 तक हमने लिख लिया। ठीक है, हमने 9 तक लिख लिया। पूछा जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। देख लेते हैं, इनका हमने कर दिया वर्गमूल, वर्ग इनको अंडर रूट के अंदर कर दिया। चलिए, ये कैसी संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, मान लिया भाई, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब ये बताइए, अंडर रूट ऑफ 4 क्या एक ये अपरिमेय संख्या है? अगर हम अंडर रूट ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2, मरी जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, तो अंडर रूट ऑफ 4 को हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4 नहीं है,
इसी तरह 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और वर्गमूल में अगर कोई संख्या उसका 2 बार गुणनखंड है तो वो एक बार में बाहर आ जाएगी। 3 गुणे 3 तो 3 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो प्रश्न ये था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो ये कथन असत्य, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। पूछा था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो बता सकते हैं 4, 9, ठीक है, इनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 में है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को निरूपित करना है। चलिए ठीक है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले √5 कैसे आएगा, ठीक है, इसको देखते हैं। √5 लाने के लिए अगर हम आधार को 2 मान लें और लंब को 1 मान लें, आधार की लंबाई 2 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, मतलब क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम फिर से एक बार दोहराएंगे आपका √2, √3, √4 एंड तब जाके आएगा √5। चलिए ये एक संख्या रेखा है, ये एक संख्या रेखा है O, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और इधर भी 5 ले लो, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए यहां पर, ठीक। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम √2 का करते हैं। ये ले लिया हमने क्या, A, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हो गया OA जो कि आधार है। फिर हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का एक बना लिया लंब, ये 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम हमने रखा B, ठीक है, ये हो गया B। फिर हमने क्या किया कि O और B को मिला दिया, ठीक, ये आपका O और B क्या हो गया, मिल गया। हमने क्या किया कि O और B त्रिज्या का एक चाप लिया, जो हमने क्या किया, देखो ये तो √2 आपका हो ही गया, ठीक है। O और B त्रिज्या का हमने चाप लिया, जो लगाया तो यहां कहीं समथिंग आया, हमने इसको दिया मिला ऐसे, ठीक है, और इसका नाम दे दिया P और यही हो गया √2। क्या हो गया, यही हो गया √2, ठीक। फिर हमने क्या किया, अब हम √3 करते हैं। OB को लिया अब आधार, अब हमने जब OB को आधार लिया, फिर B से फिर 1 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं D, ठीक, ये हो गया लंब। अब हम क्या करते हैं, OD को मिला देते हैं। जैसे ही हमने OD को मिलाया तो हमने देख लिया ये बन गया √3। फिर हमने OD त्रिज्या का एक लिया चाप, और OD त्रिज्या का जब चाप लिया, जब हमने इसको लगाया तो ये समथिंग यहां आया, तो हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया, ठीक, इसको भी मिला दिया और इसका हमने नाम दे दिया Q, और यही हो गया आपका √3। अब देखो, अब हम √4 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो √4 ज्ञात करने के लिए हमें आधार चाहिए था √3, ठीक है। हमने इसको ले लिया आधार OD, अब हमारा आधार क्या है, OD है। हमने D से फिर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचा, 1 सेंटीमीटर का फिर जब हमने लंब खींचा और हमने इसका नाम रख दिया E, और हमने OE को मिला दिया,
और जब हमने OE को मिला दिया तो ये हमारा बन गया √4। अब हमने क्या किया, OE त्रिज्या का एक चाप लिया और जब हमने वो चाप लगाया तो एग्जैक्ट 2 पे आके रुका, मतलब 2 पे उसने काटा। ठीक है, OE त्रिज्या का जो चाप है वो एग्जैक्ट 2 पे आके कटेगा, क्योंकि √4 की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होती है। हमने इसको भी दिया मिला, लो भाई मिला दिया, ये एग्जैक्ट 2 पे आया और इसका नाम हमने रख दिया R। अब हमें चाहिए √5 और हमको पता है √5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, 2.236 ऐसे समथिंग। अब √5 के लिए हमें आधार चाहिए था कितना, √4 या 2। अब हमने क्या किया, जब हमें आधार 2 चाहिए तो हमने OE को क्या किया, OE को हमने आधार माना और E से बनाया 1 सेंटीमीटर का लंब, इसका नाम रख दिया F। अब हमने O और F को मिला दिया, ये हो गया हमारा √5। अब हमने OF त्रिज्या का एक चाप लगाया तो ये यहां समथिंग आके लगा, ऐसे समथिंग, और जब हमने इसको मिला दिया तो यही हो गया आपका, इसका नाम रखा हमने S और यही हो गया √5। तो ये आपका बन गया डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका √5 और इसी के साथ होती है एक्सरसाइज आपकी ये खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे अच्छे से। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। रिवीजन करते रहिएगा और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। और उतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।